नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। बांग्लादेश में तारिक रहमान की वापसी हो चुकी है, या कहें वापसी बीएनपी की, यानी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की। खालिदा जिया के बेटे हैं ये, बांग्लादेश के अब नए प्रधानमंत्री बनेंगे। चुनाव में प्रचंड जीत इन्होंने हासिल की है। आज की वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे कि ये भारत के लिए अच्छा होंगे या नहीं, क्योंकि अक्सर जब से बांग्लादेश बना हुआ है या तो वो प्रो इंडिया गवर्नमेंट रहता है उसमें, या तो प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट रहती है। अब इनकी पार्टी जो रही है, खालिदा जिया वाली पार्टी या इनकी माताजी वाली जो पार्टी रही है, वो प्रो पाकिस्तान ही रही है। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग जो रही है, वो अब तक के इतिहास में प्रो इंडिया पार्टी रही है। लेकिन अब इनके आने के बाद, क्योंकि अभी तक ये राजनीति में नहीं थे एक प्रकार से एक्टिवली, पिछले 17 सालों से ये निर्वासित होकर के लंदन में रह रहे थे, इसके बाद इन्होंने वापसी की थी। तो लेकिन आने के बाद इनके कुछ अच्छे संकेत देखने को मिल रहे हैं, उसको आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इस चुनाव पर भी हम लोग नजर डालेंगे। आप देख पाओगे आर्टिकल्स, बांग्लादेश का इलेक्शन का रिजल्ट आ गया है। चाइना वगैरह देशों ने इसको प्रेज किया है कि यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से शांतिपूर्वक हो गया। हालांकि पूरी तरीके से शांतिपूर्वक नहीं हुआ है, कुछ जगहों पर दंगे जैसी घटनाएं भी निकल करके आई हैं, लेकिन ओवरऑल जिस हिसाब से लग रहा था कि बांग्लादेश पिछले 1.5 सालों से जल रहा है जो, तो चुनाव हो पाएगा कि नहीं ठीक से, तो उस हिसाब से तो यहाँ सब कुछ हो गया। चुनाव रिजल्ट भी अब घोषित कर दिए गए हैं। अब तक के आए नतीजों में अगर बात करें तो नतीजों में अगर आप देखोगे तो 297 सीटों का रिजल्ट घोषित हुआ है। अभी 2 से 3 सीटों का रिजर्व रखा गया है, मतलब उनका अभी अनाउंस नहीं हुआ है। लेकिन टोटल 299 सीटों में से अगर बात करें, इनकी पार्टी जो कि बीएनपी है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी प्लस गठबंधन जो इनका है, वो 212 सीटें जीत चुकी है। और वहीं जमाते इस्लामी जो बहुत ज़्यादा चर्चे में रही थी, वो इस्लामिक, कट्टर इस्लामिक मानी जाती थी पार्टी, उसके अलावा प्रो पाकिस्तान पार्टी मानी जा रही थी, खुल करके वो लोग कर रहे थे विरोध, तो वो एनसीपी और गठबंधन, इनकी पार्टी को टोटल 77 सीट ही मिले, मतलब हार गई है। तो अन्य के 8 हैं, बाकी 2 सीटों के, 3 सीटों की रिजल्ट अभी बाकी हैं, 2 सीटों के। ठीक है, तो ये रिजल्ट रहा। अब पीएम मोदी ने भी इनको बधाई दी है ट्वीट करके। देखिए यहाँ पर, डिलाइटेड टू स्पीक विद मिस्टर तारिक रहमान, मतलब इनसे बात भी हुई है। आई कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन द रिमार्केबल विक्ट्री इन द बांग्लादेश इलेक्शन। तो बांग्लादेश के इलेक्शन पर इनको बधाई भी दी गई। इसके अलावा इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन को इन फ्यूचर और मजबूत और अच्छा करने की बात की गई। यहाँ पर आज हम लोग बात करेंगे तारिक रहमान की। तारिक रहमान है कौन? ये बांग्लादेश के क्राउन प्रिंस माने जाते हैं। क्राउन प्रिंस ऐसे क्योंकि इनकी जो माता थी खालिदा जिया, वो कई सालों तक वो प्रधानमंत्री भी रही। अब खालिदा जिया के, अच्छा, इनके खालिदा जिया के जो हस्बैंड रहे वो भी यहाँ पर रहे, राष्ट्रपति भी है ना, उनकी हालांकि हत्या कर दी गई थी। बांग्लादेश की राजनीति में मुझे लगता है, जहाँ तक पता है, खालिदा जिया ही ऐसी हैं जो हॉस्पिटलाइज होकर के जिनकी डेथ हुई है। बल्कि जितने भी शीर्ष लीडर रहे हैं उनकी हत्याएं ही हुई हैं, चाहे वो शेख मुजीबुर रहमान हो जो शेख हसीना के पिता थे, या उनके परिवार के और लोग हों, या फिर खालिदा जिया के हस्बैंड हो। मतलब यहाँ पर कू होता है, सत्ता पलट होता है, उसके बाद फिर तख्ता पलट होने के बाद दूसरी पार्टी आती है, वो अपोजिशन को जेल में डाल देती है, या तो किसी न किसी तरीके से हत्या करवा देती है। तो यही यहाँ का इतिहास रहा है अभी तक। लेकिन बांग्लादेश की राजनीति में एक नया इतिहास तब लिखा गया जब 17 साल के निर्वासन के बाद खालिदा जिया के बेटे दोबारा से वापसी किए बांग्लादेश में। उसी टाइम पर भी मैंने आपको एक वीडियो दी थी, और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे 99.99% है कि तारिक रहमान ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। अभी भी वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, ये लगभग 3 से 4 महीने पहले की वीडियो है। आप जाकर के देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। उसमें मैंने ये लाइन बोली थी कि इनका तय है कि यही बनने वाले हैं प्रधानमंत्री, और ये वीडियो का टाइटल था। कारण यही था कि बांग्लादेश की जो आवामी लीग है, जो शेख हसीना वाली पार्टी, उसको पूरी तरीके से बैन कर दिया गया था। शेख हसीना खुद फांसी की सज़ा पा चुकी हैं बांग्लादेश में, वो भाग करके भारत में रह रही हैं, भारत की शरण में अभी हैं। वो इंतजार कर रही थी कि यहाँ पर डेमोक्रेसी आए, या कहें कि मोहम्मद यूनुस जो अभी केयर टेकर प्रधानमंत्री बनकर के काम कर रहे हैं, जिनकी जिम्मेदारी दी गई थी वहाँ पर सक्सेसफुली चुनाव कराने का, तो ये सक्सेसफुली चुनाव करा ले, उसके बाद वो आए। हालांकि इस चुनाव के पहले ही उन्होंने ये कह दिया था कि वहाँ पर सब कुछ फेयर तरीके से नहीं हो रहा है, और इनकी पार्टी भी बैन है, इनके शीर्ष लीडर्स भी जेलों में हैं शेख हसीना की पार्टी के। तो कुल मिला जुला करके ये उसी टाइम कंफर्म हो गया था कि तारिक रहमान ही पीएम बनने वाले हैं। इन्हीं की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन बीच में एक जमाते इस्लामी नाम की पार्टी आई, और वो पार्टी बहुत तेजी से वायरल हुई। वायरल मतलब एक प्रकार से कि बहुत प्रचलित हो गई। वो अपने कट्टर इस्लामी स्पीच के कारण प्रचलित होती थी, एंटी इंडिया स्पीच के कारण प्रचलित थी। वो
इंडिया के खिलाफ बार बार, और उसके बाद पाकिस्तान के सपोर्ट करने का और इस्लामिक कट्टरपंथी वहाँ पूरी तरीके से लागू करने का, इस टाइप का बयान देकर के वो पार्टी बनी थी। इसीलिए वायरल स्पीचेज होते थे और वायरल उसका वो भी होता था, लेकिन 77 सीटें ही उसकी गठबंधन ने जीता हुआ है। इस पार्टी के नेता शफीकुर रहमान ने लास्ट दिन आकर के कहा कि जो भी रिजल्ट आएगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो अब ऐसे में लोग दो तरीके से इसको देख रहे हैं कि जानबूझ करके एक ऐसी पार्टी खड़ी कराई गई जिससे जो स्विंग वोटर्स हैं वो ये ना समझें कि तारिक रहमान अगर आ जाएगा तो यहाँ पर सब फिर से एंटी इंडिया सब कुछ हो जाएगा, मतलब वही मोहम्मद यूनुस वाला ही सेंटिमेंट रहेगा। इसलिए एक और कड़ा, कहते नहीं कि बीरबल की लाइन है, उसको अगर बिना काटे पीटे छोटी करनी है तो एक बड़ी लाइन खींच दो। तो कट्टर इस्लाम को लेकर और हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर के वैसे ही बांग्लादेश में शोर मचा था। तो ऐसे में जो बाकी हिंदू थे या बाकी लोग जो टाइप के थे कि यहाँ पर चलो शांति आएगी कि नहीं, जो शांति को चाहते थे आना, तो उन लोग की नज़रों में अब तारिक रहमान जो हैं या कहें खालिदा जिया की पार्टी, वो ठीक लगने लगी, क्योंकि उनके सामने एक ऐसी और कट्टर पार्टी खड़ी कर दी गई जो कट्टर इस्लामिज्म को वहां पर लागू करने की, शरिया कानून लागू करने की बात कर रही थी। तो इस एंगल से भी एक्सपर्ट देख रहे हैं। खैर जो भी है, फिलहाल अब तारिक रहमान यहाँ के प्रधानमंत्री होंगे। इन्होंने जब भारतीय प्रधानमंत्री ने बात की इनसे, क्योंकि पड़ोसी हैं भाई, तो इनको भी सेटलमेंट करके रखना होगा, और शेख हसीना जब तक थी यहाँ पर तब तक तो बहुत अच्छे रिलेशन हुआ ही करते थे। उसके बाद से ही उठापटक लगी है, पाकिस्तान के आना जाना शुरू हो चुका है। तो जब प्रधानमंत्री मोदी से इनकी बातचीत हुई तो इन्होंने भी रिप्लाई में कहा कि हम इंडिया से अपने संबंध मजबूत करने के लिए अग्रसरित होंगे। हालांकि इन्होंने ये भी कहा है कि हम बांग्लादेश प्रथम नीति अपनाएंगे, जो बांग्लादेश के लिए सही होगा, सूटेबल होगा, उस पर काम करेंगे। अब देखो तारिक रहमान ना ये एक ऐसे स्थिति में आ गए हैं कि जब बांग्लादेश किसी भी मोड़ पर जा सकता है। बांग्लादेश पूरी तरीके से पाकिस्तान की तरफ भी जा सकता है, बांग्लादेश चाहे तो डेवलपमेंट की राह चुन करके पूरी तरीके से इंडिया की तरफ भी आ सकता है, जैसे शेख हसीना कर रही थी। इसके अलावा बांग्लादेश चाहे तो चाइना के हाथ भी चला जा सकता है अपने संसाधनों को बेच करके, जैसे पिछले दिनों में जब मोहम्मद यूनुस थे तब उन्होंने बड़ी बड़ी डील कर ली थी। अब आप सोचो, कोई सरकार का गठन नहीं है, कोई अभी चुनाव होना था 12 फरवरी को, लेकिन आनन फानन में कई सारी डील पाकिस्तान से और चाइना से इससे पहले कर ली गई, वो भी बड़ी बड़ी डील, डिफेंस डील। मतलब आप समझो, तो सरकार आती है तो सरकार का ये निर्णय होता है कि कौन से देश से कौन सा डिफेंस डील करना है, कौन से बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर साइन करना है। सेंट मारिन द्वीप अमेरिका को देना है कि नहीं देना, वो तो सरकार का काम होता है ना, अंतरिम सरकार का काम नहीं होना चाहिए। लेकिन मोहम्मद यूनुस अपना जानबूझ करके टेन्योर खींचता रहा 1.5 सालों से ज़्यादा का समय लिया, और उसी बीच उसने पाकिस्तान से बहुत सारे समझौते, चाइना से बहुत सारे समझौते, इसके अलावा अमेरिका से कई सारे समझौते कर लिए। अब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के आए हैं तारिक रहमान। देखना होगा कि ये इनका झुकाव इंडिया की तरफ रहेगा या पाकिस्तान की तरफ। हालांकि अब इनकी पार्टी जो है ये इस बात पर आ गई है कि शेख हसीना को वापस बुलाया जाए और यहाँ शुरू से फिर से मुकदमा चलाया जाए, जो कि शेख हसीना भी कह रही थी कि एटलीस्ट सही तरीके से हमारा मुकदमा तो देखा जाए, केस तो लड़ा जाए। ऐसा कैसा कि पहले डायरेक्ट ही फांसी की सज़ा सुना दी हो, है ना। तो जो वो फांसी की सज़ा पाई हुई हैं, वहीं पर अब इनकी पार्टी में ही अब आवाज़ उठ रही है कि नहीं, फांसी की सज़ा नहीं, शुरू से एक बार फिर से मुकदमा चलाया जाए इन पर। अगर सब कुछ पाया जाता है तो फिर इनको दी जाए सजा। हालांकि वो होता आया है यहाँ पर, अगर शेख हसीना जब प्रधानमंत्री थी तो ये भी बहुत ज़्यादा दूध की धुली नहीं थी, ये खालिदा जिया को जेल में रखती थी। जब खालिदा जिया आती थी तो इनको जेल में रखा करती थी, तो ये वहाँ पर दोनों पार्टियों में चला करता था। अब देखना होगा ये अपने माता जी का बदला लेंगे कि नहीं लेंगे तारिक रहमान, और भारत इनको सौंपेगा कि नहीं सौंपेगा। क्योंकि शेख हसीना, अब आप सोचो कि 4-5 अगस्त 2024 से यहाँ पर है, इंडिया में है। अब 25 बीत गया और 26 आ गया, तो कभी न कभी तो लौटाना पड़ेगा। देखना है कब तक ये लौटाते हैं। हम लोग नज़र बनाए हुए हैं, आगे जो भी कोई अपडेट आती है मैं आपको बताऊंगा वीडियो बना करके। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एक और ज़रूरी बात, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग के लिए ईयरली करंट अफेयर आई हुई है, ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर। इस ब्रह्मास्त्र ई बुक को आप ले सकते हो MJT ऐप से जाकर। इसमें 5000 प्लस अध्यायवार प्रश्न मिल जाते हैं। अगर आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो करंट अफेयर का बहुत महत्वपूर्ण रोल होता है, आप सबको पता है। तो ऐसे में चैप्टर वाइज प्रश्नोत्तर माध्यम में टेबल, चार्ट, इन्फोग्राफिक्स सब कुछ डिटेल के साथ आपको ये ई बुक प्रोवाइड की जाती है मात्र 99 रेट्स में। आप साल भर का कंटेंट पा जाओगे। MJT ऐप पर मिलेगा आपको, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिल जाएगी। तो आप इसको MJT ऐप से जाकर बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाकर ले सकते हो। किसी भी सहायता के लिए, किसी भी डाउट के लिए या अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा आपको डिटेल बताया जाएगा। UPI का भी माध्यम बताया जाएगा, जो लोग UPI से लेना चाहते हैं वो भी यहाँ से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगली अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।